So we'll go ahead with next topic. तो अगर आपको याद होगा हमने अब तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या क्या कवर किया, पहले फटाफट से सिर्फ एक ब्रीफिंग कर दूंगा मैं। हमने स्टार्ट किया था बाय बेसिक गैस लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। बॉयल्स लॉ था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और गे-लुसाक्स लॉ था प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और एवोगैड्रो लॉ था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। और ये चारों को कंबाइन कर दिया तो आपका बन गया पीवी प्रोपोर्शनल टू एनटी। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वो क्या था? आर। तो आपके पास एक इक्वेशन बन गया पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, where n is number of moles, r is gas constant। और उसी का जो दूसरा फॉर्म था Pv इक्वल्स टू nRT का ही और एक फॉर्म था Pv इक्वल्स टू n नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर RT, फिर R बाय Na होता है Kb। तो Pv इक्वल्स टू n kBT। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन का एक फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है। इसके बाद हमने देखा था, इफ यू रिमेंबर, अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल और एक था रैंडम मोशन। दोनों में चार चार अजम्पशन थे। मैंने जैसे बोला कि मैं सिर्फ एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि क्या क्या देखा है, तो हम लोग अजम्पशंस में जाएंगे नहीं। अजम्पशन में ये अजम्पशन है कि तुमको अजम्पशन याद है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको अजम्पशंस याद है। उसके बाद हमने, इफ़ यू रिमेंबर अगेन, अगर तुमको याद होगा तो उसके बाद हमने मीन फ्री पाथ, मीन वेलोसिटी, राइट, उसके बाद मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिफाइन किया था। फिर हमने डेरिवेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस देखा था। प्रेशर आया था 1/3 रो CRMS स्क्वायर, करेक्ट। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फाइंड किया था 3/2 PV। फिर हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3/2 P। फिर हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। फिर हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 KBT। फिर हमने फाइंड किया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास 3/2 RT बाय m0, वेयर m0 इज मॉलिक्यूलर वेट। अब ये सब रिवाइज क्यों करवाना पड़ता है? क्योंकि जो अगला टॉपिक है उसमें थोड़ा थोड़ा आपको ये कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, देखो नाम में ही है इक्वी मतलब इक्वल, पार्टीशन किसका? पार्टीशन तुम इक्वल कर रहे हो एनर्जी का। मैं बताता हूँ इसका मतलब, बहुत इंटरेस्टिंग और इजी कॉन्सेप्ट है। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? इक्विपार्टीशन थ्योरम। अगर आप कहीं पे इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ोगे तो वो वही होता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। चलो लेट अस अंडरस्टैंड ये इक्विपार्टीशन थ्योरम या फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है क्या। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है बाय द वे। चलो ये एक एटम है, एक गैस का एटम है। अगर ये मूव हो रहा है बाय द वे, ये अगर स्ट्रेट लाइन में मूव हुआ, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन के दो तीन नाम है। एक तो तुम उसको लीनियर मोशन बोलते हो, क्या बोलते हो? लीनियर मोशन। या फिर बोलते हो रेक्टिलिनियर मोशन, क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर बोलते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्या बोलते हैं? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। उसी लीनियर मोशन को, उसी रेक्टिलिनियर मोशन को, उसी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को गैसेस के केस में बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। याद रखना आप, क्योंकि इसके आगे से मैं लीनियर, रेक्टिलिनियर ये वर्ड्स नहीं यूज करूंगा, मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है या गैस का एटम है और अगर वो मूव हो रहा है इन 3 डायमेंशंस, एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है विथ वेलोसिटी v, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस molecule? What is kinetic energy का formula? Half mv square. So we know that. What do you know? The kinetic energy. By the way, अभी मैंने बोला ये जो linear motion है, इसको इसके आगे मैं क्या बोलूँगा?
ट्रांसलेशनल। तो मैं जब काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ तो ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सा है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज, कितना है काइनेटिक एनर्जी? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन मैंने जो सिचुएशन लिया है वो सिचुएशन 1D है कि 2D है कि 3D है? तो अगर आपको 11 थोड़ा सा भी याद है, हमारे पास अगर एक वेलोसिटी वेक्टर है तो कैसे लिखते थे? Vx I कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप। इसमें जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। और अगर स्क्वायर कर लिया तो V स्क्वायर क्या हो गया? Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। देयरफॉर जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आएगा वो क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर। वो क्या बन गया? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। वेरी गुड, करेक्ट। अभी मैं हाफ एम को तीनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या हो गया? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। राइट, तो आपके नोट्स में मैंने डायरेक्टली ये लिख के दिया है, देखो लिखा है, वी हैव सीन दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कहाँ से आया। इसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा वापस से बताया कि ये कहाँ से आ रहा है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इक्विपार्टीशन थ्योरम समझने के लिए ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऐसा है, हमारे पास था एक मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल ऑफ गैस जो 3 डायमेंशन में मूव हो रहा है, और 3 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में मूव होना मतलब ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करना। तो क्या परफॉर्म कर रहा है ये? ट्रांसलेशनल मोशन। पक्का? अब क्योंकि ये 3 डायमेंशन में मूव हो रहा था तो इसके वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3। Vx I कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप। तो आपको मिल गया मैग्नीट्यूड। अगर आप निकालोगे वेक्टर का तो अंडर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। तो V स्क्वायर क्या मिल गया? Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। तो ये V स्क्वायर आपने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया तो आपको मिल गया हाफ एम Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। ओके, पक्का? अब ये तो मैं सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, मैंने एकदम स्पेसिफिकली बोला है ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। लेकिन गैस में एक मॉलिक्यूल होता है क्या? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिलियंस ऑफ बिलियंस, 10⁻28, 29, 30। तो अगर मुझे एवरेज की बात करनी हो, किसकी? एवरेज। अब एवरेज क्यों होता है पहले वो भी समझ लो। एवरेज हम सिर्फ तब लिखते हैं जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, राइट? क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल का है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी? देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज, अब एवरेज मतलब मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को डिनोट करने के लिए बुक टू बुक नोटेशन चेंज होता है। कहीं पे मीन वैल्यू को ऐसा लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मीन, एम लिख देते हैं। कहीं पे लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी बार। कहीं पे खासकर गैसेस के केस में काइनेटिक एनर्जी एवरेज वैल्यू की बात जब होगी ना तो हम उसको लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे जब तुम लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर कुछ लिख रहे हो मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कौन सा वैल्यू? अरे कौन सा वैल्यू? मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, राइट? करेक्ट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज सबका एवरेज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा एनर्जी का उसका एवरेज, हाफ एम वी वाई स्क्वायर मतलब वाई कंपोनेंट का एवरेज प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? पक्का? देन यहाँ तक ध्यान में आ गया आपको? व्हाट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल? हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। एवरेज मतलब सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के एवरेज। लेकिन वेट,
ये अभी अभी मैंने ये टॉपिक चालू करने से पहले आपको एक बार ब्रीफ रिवीजन करवाया। उसका एक रीज़न था। मैंने जब बोला व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, टोटल गैस कितना था 3/2 पीवी। मैंने जब पूछा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 3/2 पी। मैंने पूछा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 3/2 आर टी। मैंने पूछा व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 3/2 केबीटी। वेरी गुड, वो यहाँ काम में आएगा। बट वी नो दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कितना है 3/2 केबीटी, है ना। ये तो हमने पहले डिराइव करके रखा था। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो 3/2 केबीटी है, 3/2 केबीटी है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी प्लस हाफ केबीटी लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं ना। 3/2 मतलब हाफ प्लस हाफ। अब जब तुम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो क्या है, सेम है। तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 यू कैन राइट डाउन हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी प्लस हाफ के बी टी। राइट, वॉट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? क्या समझा यहां से, क्या समझा? तीन टर्म्स का सम इक्वल टू तीन टर्म्स है। व्हाट डू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच टर्म, हाफ के बी टी। और मैंने आपको ये बताया भी था प्रेशर के डेरिवेशन में कि जब सिचुएशन रैंडम हो, गैस मॉलिक्यूल्स कैसे मूव होते हैं, रैंडम। इसके लिए मैंने बोला कि अजम्पशंस भी याद होने चाहिए। रैंडम मोशन का पहला ही अजम्पशन था, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। और जब रैंडम मोशन हो तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम। इसका मतलब फॉर रैंडम मोशन वी कैन राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी जेड स्क्वायर, क्योंकि मोशन क्या था, रैंडम। और इस इक्वेशन से क्या समझा, हाफ एम वी एक्स की वैल्यू कितनी है, हाफ के बी टी। हाफ एम वी वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हाफ के बी टी। तो सबकी वैल्यू कितनी है, हाफ के बी टी, बराबर। गुड। अब एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने इक्विपार्टीशन थ्योरम या फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट नहीं बताया, आपको बताता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। थोड़ा सा गैसेस के केस में आपको इमेजिन करते रहना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल है गैस का जो मूव हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, मतलब कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, ट्रांसलेशन। कितने डायमेंशंस में था, 3, राइट, 3 डायमेंशंस में था। तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन 3 डायमेंशन में तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। लेकिन जब तुम गैस की बात करते हो तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो वहाँ पे हमको एवरेज लेना पड़ता है, क्योंकि हम एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया, एवरेज ले लिया। सिर्फ एवरेज का सिंबल क्या है यहाँ पे, लेस देन और ग्रेटर देन, राइट, बराबर यहाँ तक। लेकिन हमको पहले से ही पता था व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, 3/2 केबीटी। इस 3/2 को मैंने हाफ केबीटी हाफ केबीटी और हाफ केबीटी ऐसे लिख लिया, चलता है क्या, यस। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन नंबर 1 का भी लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपको क्या मिल गया, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर इक्वल टू हाफ के बी टी और हाफ के बी टी। और सिचुएशन क्या था, रैंडम। रैंडम मोशन में एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स की वैल्यूज क्या आती है, सेम। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर हाफ एम वी जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, हाफ के बी टी। अब याद रखना है, यहाँ से बनता है आपका इक्विपार्टीशन थ्योरम, इसका स्टेटमेंट। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है,
देखो, द मेन एनर्जी associated the main energy associated with each quadratic term, ये quadratic है कि नहीं? You know what is linear, quadratic, cubic, पता है? जब x रेज टू 1 हो तो लीनियर बोलते हो, जब x रेज टू 2 हो मतलब पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हो, जब पावर 3 हो जाए तो क्यूबिक होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीन टर्म्स थे वो क्या थे? क्वाड्रेटिक। और हर एक क्वाड्रेटिक के साथ कितना एनर्जी है? हाफ केवीटी, ये पहला स्टेटमेंट है। सो द मेन एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom मैंने बताया नहीं, बताता हूँ, with each quadratic term। और ये क्वाड्रेटिक टर्म किसके इक्वेशन में आए? ये इक्वेशन किसका था? हाँ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बराबर, लेकिन कौन से मोशन का? ट्रांसलेशनल। तो ऐसा भी बोल सकते हो, द मेन एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? हाफ के बी। बराबर। सिर्फ मैं अवॉइड करता हूँ ट्रांसलेशनल लिखने का, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी। सो द मेन एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच टर्म इन द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ केवीटी। मतलब जहां जहां पे क्वाड्रेटिक दिखा, पावर 2 दिखा, क्या दिखा? पावर 2। क्या दिखा? पावर 2। क्या दिखा? पावर 2। वहां पे उस टर्म के साथ कितना एनर्जी है? हाफ केवीटी। तो आपको इस इक्वेशन में कितने क्वाड्रेटिक दिख रहे हैं? 3। तो कितने बार हाफ केवीटी आएगा? 3 बार। तो आया ना 3 बार, 3/2 केवीटी। इसको तुम अल्टरनेट तरीके से भी लिख सकते हो, और you can say that the energy associated with each quadratic term। ये quadratic किसका था? ये v कौन है? वेलोसिटी है। तो ये quadratic term किसका है? वेलोसिटी का है। तो वैसा ही बोल सकते हो, the mean energy associated with each quadratic term in velocity is half kVt। तो ये जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है ना, इसके 2-3 अलग अलग स्टेटमेंट बनते हैं। एक तो जनरली बोलते हो कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म हो, कितना एनर्जी? हाफ केवीटी। एक बोलते हो क्वाड्रेटिक टर्म किस में होना चाहिए? वेलोसिटी में, और एनर्जी कितना है? हाफ केवीटी। और एक तीसरा भी बनता है, तीसरा होता है द एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। The mean energy associated with each degree of freedom is half kVt। ओके, ये 3 स्टेटमेंट बन गए। तीनों में से कोई भी एक लिखा तो करेक्ट है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो डिफाइन तो मैं करके दूंगा, लेकिन पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिर्फ मतलब समझ लो। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, टेक्स्ट बुक में या नोट्स में हमको आपको इस तरीके से लिख के देना पड़ता है सो दैट यू गेट मार्क्स इन द एग्जाम। तो वो थोड़ा डेफिनेशन लिखने का तरीका अलग है, लेकिन उसका मतलब कुछ अलग है। और इसको हम क्या लिखेंगे? DOF। क्या लिखेंगे? DOF। क्या लिखेंगे? DOF। क्या लिखेंगे? DOF। अब ऐसा है, लुक, मेरे पास एक गैस मॉलिक्यूल था, अच्छे से सुन लेना एकदम। ये गैस मॉलिक्यूल है, रेस्ट पे है, मैंने इसको एनर्जी दे दिया, क्या होगा? मोशन में आएगा, मूव होगा। वेरी गुड, बराबर। अब जब ये मोशन में आएगा तो ये x के अलॉन्ग भी मूव हो सकता है, ये y के अलॉन्ग भी मूव हो सकता है, और ये z के अलॉन्ग भी मूव हो सकता है, राइट। मतलब ये 3 डायमेंशनल प्लेन में भी मूव हो सकता है, 3 डायमेंशनल वॉल्यूम में भी मूव हो सकता है, बराबर। तो इसको जो तुमने एनर्जी दिया, उसने उस एनर्जी का 3 टाइप से यूज किया। एक, टू गेन काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तो इसको जो तुमने एनर्जी दिया, उसने 3 पॉसिबल वेज से उसको यूज किया। तो द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन यूज द एनर्जी
इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। बराबर। अब वो टेक्स्ट बुक में कैसा लिखते हुए बताता हूँ बाद में, लेकिन फिलहाल के लिए तो जो मैं बोल रहा हूँ अच्छे समझ लो। हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, उसको तुमने एनर्जी दे दिया, एनर्जी लेके क्या करेगा, वो ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। कौन सा मोशन? लेकिन ट्रांसलेशन में तो वो 3 डायमेंशन में मूव हो सकता है ना, एक्स वाई और जेड। तो जब तुम मोनो एटॉमिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनो? सिंगल एटम। जब तुम मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हो जिसमें एक ही एटम है, कितना एटम है? एक। बराबर। उसको एनर्जी दिया तो वो क्या परफॉर्म करेगा? ट्रांसलेशनल मोशन इन हाउ मेनी डायरेक्शंस? तो उसने एनर्जी कितने तरीके से यूज किया? 3। कितने तरीके से? 3। एक अलोंग एक्स मूव होने के लिए, एक अलोंग वाई और एक अलोंग जेड। बराबर। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3। कितने हो गए? कितने हो गए? अब पढ़ो स्टेटमेंट। द मेन एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ केवीटी। तो इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है? तो एनर्जी कितना है? 3/2 केवीटी। 3/2। अब याद करो, जब मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल बताया था, तब मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि अभी के लिए काइनेटिक एनर्जी कितना है? 3/2 केवीटी। ऐसा मान लो, एक्चुअली वो नहीं होता है हमेशा। तो 3/2 केवीटी किसका होगा? ओनली फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब गैस अलग अलग टाइप का होता है। मोनो एटॉमिक तो सिर्फ नोबल गैस होता है, इनर्ट। गैस तो ऐसा भी होता है, फिर O2, H2, N2, ऐसे भी होते हैं कि नहीं? इसको बोलते हो डायटॉमिक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डायटॉमिक। डायटॉमिक गैसेस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिजिड डायटॉमिक और एक होते हैं नॉन रिजिड डायटॉमिक। बराबर। मैं वो बताऊंगा आपको डिफरेंस, लेकिन पहले मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करना है, तो मैं पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन कर लेता हूँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं, दोनों बता देता हूँ। द नंबर ऑफ वेज इन विच the number of ways in which a molecule of gas can absorb energy is known as, क्या बोलते हो इसको? is known as, क्या बोलते हैं? is known as degrees of freedom। अब बुक में या नोट्स में, खासकर टेक्स्ट बुक में लिखने का तरीका बहुत अलग होता है। वो ऐसा बोलेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई लोकेशन, मतलब पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऐसा, क्या लिखा हुआ है? द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, है ना, रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो मैंने लिखा और जो वो बोल रहा है एक ही बात है। मैंने क्या बोला? द मिनिमम नंबर ऑफ वेज इन विच मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। अब एक बात बताओ, ये मोनोएटॉमिक गैस था, इसको एनर्जी दिया, इसने क्या किया? 3 तरीके से यूज किया, एक्स में मूव होने के लिए, वाई में मूव होने के लिए और जेड में मूव होने के लिए। तो एनर्जी में 3 टर्म आ गए, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर और हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3। अब जो टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है वो भी वही है, सिर्फ तरीका अलग है। अगर मैं इसको एनर्जी देता हूँ, बराबर, तो ये मूव होता है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है। कितने डायमेंशन में? 3। वेरी गुड। तो इसका लोकेशन बताने के लिए तुमको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? डन, राइट? वही तो लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक्स और वाई किसी पे डिपेंड नहीं करते, वाई और जेड भी डिपेंड नहीं करते, एक्स और जेड भी डिपेंड नहीं करते। सो द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? अभी ये रेस्ट पे है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये मूव होगा तो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? अगर मुझे एक्स वाई और जेड पता लग गया, बराबर,
तो मुझे पता लग जाएगा ना कि मोशन में है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका एक्स वाई जेड है 0 0 0, मतलब रेस्ट पे है, वेरी गुड, ओरिजिन पे है। मैंने बोला अगले टाइम ऑफ इंस्टेंट पे, अगले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 0 है, लेकिन जेड की वैल्यू 1 है, मतलब इट इज मूविंग अलॉन्ग जेड एक्सिस। मतलब उसमें एनर्जी में एक ही टर्म आएगा ना, क्या आएगा, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। मतलब तुमको कोऑर्डिनेट ही क्या बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वो मोशन में है कि रेस्ट में है। अगर मैंने आपको बोला कि 2 सेकंड के बाद वो 0 1 2 पे है, 0 1 2, मतलब वाई और जेड प्लेन में है, तो कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, बस वही है, बस सिर्फ तरीका अलग होता है लिखने का। तो मैं इसको अल्टरनेट वे में डिफाइन कर सकता हूँ, पर मैं प्रेफर करता हूँ ये, क्योंकि कैसा है, अगर तुमको ये समझ में आया तो तुमको इसके बाद वाले टॉपिक कोई दिक्कत ही नहीं होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने में। और डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करोगे तो ही आपको एनर्जी का वैल्यू मिलेगा, और एनर्जी का वैल्यू मिलेगा मतलब तुम वो एनर्जी की वजह से बता सकते हो कि गैस कौन से टाइप का है। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो आप ऐसा बोल सकते हो, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हो, ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स भी बोल सकते हो, द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट quantities which are required किसके लिए चाहिए, which are required to specify क्या specify the position, मतलब location and configuration of the system is known as degrees of freedom, और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट है मैकेनिक्स, उसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम को फाइंड करने के लिए बोलेंगे, तो आपको पता होगा तो करोगे, समझा होगा तो, राइट। अब एक एक करके हम लोग गैस का टाइप डिस्क्राइब करेंगे, मोनोएटॉमिक, रिजिड डायटॉमिक और नॉन रिजिड डायटॉमिक, और एक एक करके हम लोग फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे मिल गया फाइंड करेंगे एनर्जी। एकदम सिंपल रखेंगे इसको। देखो ऐसा है, अगर मेरे पास मोनो एटॉमिक गैस है, सबसे पहले तो मुझे आपसे ये समझना है मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल एटम, मतलब मॉलिक्यूल बना क्या, मॉलिक्यूल कौन से गैस का नहीं बनता है, इनर्ट गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस विल ऑलवेज बी इनर्ट गैस, जैसे अर्गन हो गया, जैसे हीलियम हो गया, राइट। अब इसको एनर्जी दे दिया, अब है तो अकेला एटम, दूसरा एटम तो साथ में है नहीं, ये मोनो एटॉमिक है, एनर्जी लेके करेगा क्या, ट्रांसलेशन मोशन। मतलब यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3, और तीनों कहाँ से आ रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन से। सो दिस टाइप ऑफ गैस हैज कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हैज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ऑल कमिंग फ्रॉम विच टाइप ऑफ मोशन, फ्रॉम विच मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। देयरफॉर इस केस में टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम कमिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन, और वो कितने हैं, राइट। देयरफॉर व्हाट इज द टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, 3/2 kBT, 3/2 kBT। क्योंकि आपने ही बोला हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कितना एनर्जी है, हाफ kBT। इसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3, तो कितना एनर्जी होगा, 3/2 kBT। और अगर मेरे पास मोनोटॉमिक गैस होता, लेकिन उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता कि तुमको सिर्फ एक प्लेन में ही घूमना है, राइट। कैरम बोर्ड खेला, कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर को मारते हो, वो किस में घूमता है, प्लेन में, बोर्ड के ऊपर, कैसा हवा में उड़ता है ना। तो मैंने अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गैस को,
कि भाई तुमको सिर्फ 2D में घूमना है, कितने में, 2D, तो फिर उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो एनर्जी कितना होगा, सेम कैसे होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो केवीटी, 2 × ½ केवीटी, तो कितना होगा केवीटी, कितना होगा, तो जहां पे तुम केवीटी एनर्जी देखो मोनोटॉमिक गैस का मतलब वो गैस इट इज लिमिटेड टू अ 2 डायमेंशनल प्लेन। पक्का। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ गैस पे विच इज रिजिड डायटोमिक। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजिड डायटोमिक गैस, और हायर लेवल पे तो इसको बहुत ही काम में आएगा। अब रिजिड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यू शुड नो कि डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम। अब 2 एटम है मतलब मॉलिक्यूल बन गया, और मॉलिक्यूल बन गया तो मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड होता है ना, राइट। अब ये बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कोवेलेंट, जैसे आयोनिक, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ sharing of electrons. Ionic bond is formed because of transfer of electrons. Very good. तो ये बॉन्ड किसी भी टाइप का हो, अगर बॉन्ड लेंथ फिक्स है, क्या है, फिक्स है, तो फिक्स होगा मतलब बॉन्ड लेंथ चेंज होगा क्या, नहीं, इसको बोलते हैं रिजिड डायटोमिक, राइट। सो अ मॉलिक्यूल इन विच, वैसे ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल or diatomic molecule in which what is fixed, bond length, in which the bond length is fixed, is known as, क्या बोलते हैं उसको, rigid diatomic गैस। गुड। अब हमको फाइंड करना है कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं। अब सोचो, लॉजिकली सोचो, मैं काम करता हूं, मैं पहले एक्स वाई और जेड एक्सिस को स्पेसिफाई कर देता हूं। तो ऐसा इमेजिन कर लेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, बराबर। मतलब वाई एक्सिस इज कमिंग आउट, तो मैं इमेजिन करने के लिए ऐसा बता देता हूँ, ये एक्स एक्सिस, राइट, ये जेड एक्सिस, और वाई एक्सिस आपके तरफ आ रहा है। अभी इमेजिन करना अच्छे से इसको। अगर मैं इस टाइप के मॉलिक्यूल को एनर्जी देता हूँ तो क्या क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, सोचो सोचो। अगर मैं इसको एनर्जी देता हूँ तो सबसे पहले ये होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ये स्ट्रेट लाइन में मूव होने लगेगा। मतलब क्या करेगा, ट्रांसलेशन। हो सकता है ना, मैंने मॉलिक्यूल को, अरे ऐसा होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल था, रिजिड डायटोमिक था, मैंने इसको एनर्जी दे दिया तो ये मॉलिक्यूल घूमने लगा। कैसे घूमने लगा, लीनियर मोशन, मतलब कौन सा मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन जब होता है तो वो एक्स वाई और जेड तीनों में ही घूम सकता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशन कितने आएंगे, 3। कितने आएंगे, 3, क्योंकि एक्स वाई और जेड। तो हमने एक मॉलिक्यूल को, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल को एनर्जी दे दिया, वो उस एनर्जी का यूज कैसे कैसे कर सकता है, वही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम था ना, वो जो डिफाइन किया, द नंबर ऑफ वेज इन विच मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन एब्जॉर्ब एनर्जी। तो मैंने अगर एनर्जी दिया तो उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो क्या कर सकता है, वो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर सकता है। मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, बराबर, राइट। और क्या कर सकता है, और ये भी तो कर सकता है ना, क्या कर सकता है पता है, बताता हूँ मैं, और क्या करेगा, और पता है क्या कर सकता है, इसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, रोटेशन। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो रोटेशन भी तो कर सकता था, और रोटेशन 3 टाइप से कर सकता था, 3, ट्रांसलेशन भी 3,
रोटेशन भी 3, लेकिन हम रोटेशन 2 ही काउंट करते, तीसरा काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते बताता हूँ मैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, बराबर। कैसा घूम रहा है ना, ऐसा घूम रहा है ना, इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, राइट, करेक्ट। ऐसा भी तो घूम सकता था ना, एक एटम बाहर आ रहा है, एक एटम अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, मतलब वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता था अलोंग जेड एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस, बराबर, करेक्ट। जब मैंने बोला अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, ऐसा। जब मैंने बोला अलोंग जेड एक्सिस ऐसा था ना, ये जेड एक्सिस है ना, तो कैसा हो रहा है वो, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट। अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होगा क्या, अलोंग एक्स एक्सिस मतलब अपनी जगह पे घूमते रहेगा वो, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग एट इट्स ओन प्लेस, राइट, होगा, राइट, लेकिन एनर्जी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? डू यू रिमेंबर, नहीं डिस्प्लेसमेंट का बात नहीं है यहाँ, डू यू रिमेंबर समथिंग कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? चलो मैं वापस बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो, लिंक करो। मुझे बेसिक से बताना पड़ेगा क्योंकि आई नो दैट यू डू नॉट रिमेंबर, दिस इज नॉट गुड रियली। सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, every object or particle remains in a state of rest or in a state of uniform motion unless it is acted upon by external unbalanced force। मतलब एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहने वाला है जब तक तुम क्या नहीं लगाते हो, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो किसने रोका उसको अपना स्टेट चेंज करने के लिए? क्योंकि रेस्ट इज वन स्टेट ऑफ मोशन, मूविंग विथ सम स्पीड इज अनदर स्टेट ऑफ मोशन। तो उस ऑब्जेक्ट को खुद का मास रोकता है स्टेट चेंज करने से, उस मास को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। क्या बोलते हैं? तो मास खुद उस ऑब्जेक्ट को अपोज कर रहा है स्टेट चेंज करने में। तो लीनियर मोशन में इनर्शिया कौन प्रोवाइड करता है? मास। कौन करता है? लुक एट दिस डोर, दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, ये दरवाजा लीनियर मोशन परफॉर्म कर सकता है क्या? नहीं। क्या परफॉर्म कर सकता है? रोटेशन। क्या कर सकता है? रोटेशन। हो रहा है क्या रोटेट? हो रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है रोटेट होते हुए? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस केस में भी कोई एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो उसको अपना स्टेट चेंज करने से रोक रहा है। यहाँ पे स्टेट चेंज मतलब क्या? रोटेशन। और रोटेशन को बोलते हैं मोमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इनर्शिया को नया नाम मिलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ऑब्जेक्ट को रोटेट होने से रोक रहा है, बराबर। और डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वही तो सारा खेल है। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद हो तो सब समझ में आ जाएगा। mr स्क्वायर, वेरी गुड, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो y एक्सिस से ये दोनों एटम कुछ डिस्टेंस पे थे ना, सम डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि मास जीरो नहीं है और डिस्टेंस भी जीरो नहीं है, बराबर। मतलब मुझे अगर इस मॉलिक्यूल को y एक्सिस के अलोंग रोटेट करना है तो एनर्जी लगेगा, क्योंकि वहां पे इनर्शिया है, अपोजिशन है। अपोजिशन है तो रोटेट करने में एनर्जी यूज होता है। जब अपोजिशन ही नहीं हो तो रोटेट अपने आप ही होता है। तो y एक्सिस से एटम्स दे आर एट सर्टेन डिस्टेंस, तो इनर्शिया है कि नहीं? यस। तो एनर्जी लगेगा कि नहीं? यस। z एक्सिस से भी एटम्स आर एट सर्टेन डिस्टेंस, तो ना मास जीरो ना डिस्टेंस जीरो, इनर्शिया है क्या? यस। एनर्जी लगेगा क्या? यस। नाउ लुक एट x एक्सिस। मॉलिक्यूल्स के एटम के पास मास है क्या? हाँ, लेकिन डिस्टेंस कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एटम फ्रॉम x एक्सिस? जीरो, क्योंकि वो खुद किस पे बैठे हुए हैं? x एक्सिस। व्हाट इज योर डिस्टेंस फ्रॉम योर बेंच? जीरो। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एटम फ्रॉम x एक्सिस? जीरो, क्योंकि वो खुद किस पे बैठे हुए हैं? तो इनर्शिया क्या हो गया? मतलब उनको अपनी जगह पे घूमने में कोई अपोजिशन ही नहीं है, तो एनर्जी लगेगा क्या?
तो रोटेशन के लिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, अलॉन्ग वाई एंड अलॉन्ग जेड, सही है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन, DOF ऑफ रोटेशन, ट्रांसलेशन के कितने, 3, रोटेशन के कितने, 2, तो कितने हो गए, 5, कितने हो गए, 5। व्हाट इज द टोटल एनर्जी इन दिस केस, 5/2 kBT, कितना हो गया, 5/2 kBT। और अगर आपको एग्जैक्ट इक्वेशन लिखना है एनर्जी का, जैसे हमने मोनोएटॉमिक में लिखा था, ये मोनोएटॉमिक गैस में हमने एग्जैक्ट इक्वेशन एनर्जी लिखा है, कहाँ लिखा है, अरे तो फिर ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ट्रांसलेशन मोशन का एग्जैक्ट एनर्जी था, राइट। वो किससे था, मोनोएटॉमिक के लिए। रिजिड डायटोमिक के लिए क्या आएगा बता देता हूँ। तो एनर्जी का इक्वेशन रिजिड के लिए, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन रिजिड के लिए, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, क्योंकि मैं रिजिड को जब एनर्जी दूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, रोटेट। ट्रांसलेशन के कितने कंपोनेंट्स थे, 3, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर, और रोटेशन के कितने हैं, 2, कौन से 2, y और z। डू यू रिमेंबर व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वही तो, हाफ मास इज इनर्शिया इन लीनियर मोशन, I इज इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, v की जगह पे ओमेगा, और क्योंकि y कंपोनेंट है तो हाफ IY ओमेगा y स्क्वायर प्लस हाफ IZ ओमेगा z स्क्वायर। ये आ गया कंप्लीट इक्वेशन, पक्का। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भूल गए, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, मैंने बताया था भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाफ हाफ, मास की जगह पे I और लीनियर स्पीड की जगह पे एंगुलर स्पीड, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बराबर, श्योर। तो ये आ गया एग्जैक्ट इक्वेशन, पक्का, राइट। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, 5/2 kBT। ये 5 में से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आए, ट्रांसलेशन से, और 2 कहाँ से आए, कहाँ से आए, रोटेशन। तीसरा केस, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। अभी नॉन रिजिड में सिर्फ इतना ही एक डिफरेंस होता है, रिजिड में बॉन्ड लेंथ क्या था, बॉन्ड लेंथ क्या था, अरे रिजिड में बॉन्ड लेंथ क्या था, फिक्स था, फिक्स था मतलब कांस्टेंट था। यू नो नॉन रिजिड में क्या होता है, नॉन रिजिड में 2 एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल के 2 एटम्स, इसमें डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, तो डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहता है, राइट, बराबर। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ फिक्स है क्या, नहीं, तो उसको स्प्रिंग जैसा दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, स्प्रिंग जैसा। इसका मतलब दोनों एटम्स में डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहेगा, हो सकता है क्या, पक्का, श्योर, 100%, लॉक कर दे। अब सोचो कि इसको एनर्जी दिया तो क्या होगा, एक तो ट्रांसलेशन कर सकता है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3, और क्या कर सकता है, रोटेशन, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2, क्योंकि एक्स वाला तो काउंट नहीं होगा, और क्या करेगा, वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे, क्यों आएंगे, बिकॉज लुक, रोटेशन में, यहाँ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, रोटेशन में कौन सा एक्सिस तुमने कंसीडर नहीं किया, एक्स, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ दैट एटम फ्रॉम एक्स एक्सिस वाज 0, और वाइब्रेशन में वही काउंट होता है, कौन सा काउंट होता है, एक्स। क्यों होता है, जब डिस्टेंस कम होगा, राइट, डिस्टेंस कम होगा मतलब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, पार्टिकल मतलब एटम्स आर मूविंग अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे वाइब्रेशन में हाफ एम वी एक्स स्क्वायर दिखेगा, क्या दिखेगा, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। और दूसरा, आपको पता है 2 एटम्स का अगर पोजीशन चेंज हो जाए मॉलिक्यूल के अंदर, डिस्टेंस चेंज हो जाए, राइट, तो उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाता है, क्या जाता है, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि तुमने ही तो बोला था, क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object on account of its
पोजीशन। यहाँ पे जब ये वाइब्रेट हो रहे हैं तो पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, तो एनर्जी चेंज होगा कि नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं, यस। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा आपको एनर्जी मिलेगी वाइब्रेशन से, और वो आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। लेकिन वेट, ये जो वी एक्स है ये ट्रांसलेशन का वी एक्स है क्या, ये किसका है, वाइब्रेशन को, तो मैं यहाँ पे वी लिख देता हूँ। प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। वो कहाँ से आया, वो चैप्टर नंबर 5 में सीखोगे, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। डू यू सी क्वाड्रेटिक, डू यू सी क्वाड्रेटिक, तो जहां जहां पे क्वाड्रेटिक आ रहा है वहां पे बाय डिफॉल्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम आ ही रहा है। तो इधर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2, राइट। तो नॉन रिजिड में मुझे कौन बताएगा, नॉन रिजिड में डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ट्रांसलेशन से, और कहाँ से आ रहे हैं, रोटेशन से, और कहाँ से वो आ रहे हैं, वाइब्रेशन से। ट्रांसलेशन से कितने आए, रोटेशन से कितने आए, और वाइब्रेशन से कितने आए, तो कितने हो गए, 7। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, 7/2 kBT। तो जब तुमने 3/2 kBT लिखा था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मतलब वहां पे अजम्पशन क्या था, गैसेस ऑफ विच टाइप, मोनोएटॉमिक कि रिजिड डायटॉमिक कि नॉन रिजिड, मोनोएटॉमिक, बराबर, पक्का, श्योर। तो जस्ट समरी, जस्ट टू नो, देखो ऐसा है कि अब हमको सिर्फ एक थ्योरम ने बता दिया कि मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना है, एक मॉलिक्यूल का। अगर मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक टाइप का है, मतलब ना वो रोटेट हो सकता है ना वो वाइब्रेट हो सकता है ही एक, तो क्या रोटेट होगा, वो नहीं हो सकता ना। तो उसको एनर्जी दिया तो वो क्या ही करेगा, एनर्जी लेगा और सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ट्रांसलेशन में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3, राइट। तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, 3/2 kBT। लेकिन अगर मेरे पास रिजिड डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसको एनर्जी दिया तो वो क्या क्या करेगा, ट्रांसलेशन कितना, 3। रोटेशन अपनी जगह पे काउंट नहीं होता, राइट। तो 2 टाइप के रोटेशन मैंने बताए, एक था इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, एक था इन एंड आउट परपेंडिकुलर, राइट, करेक्ट। तो रोटेशन के कितने आ गए, 2। वाइब्रेशन है क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ फिक्स था। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 5। 3 कहाँ से आए, ट्रांसलेशन, 2 कहाँ से आए, रोटेशन, तो टोटल कितने हो गए, 5। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, 5/2 kBT, क्योंकि हर एक के साथ हाफ kBT, तो 5 के साथ 5/2 kBT। अगर अब बॉन्ड लेंथ भी फिक्स नहीं हो, उसको बोलते हैं नॉन रिजिड डायटॉमिक गैस, नॉन रिजिड। तो अब एनर्जी दिया तो वो मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन परफॉर्म कर सकता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वो मॉलिक्यूल रोटेट हो सकता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो क्या करेगा, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कितने हो गए, 7 हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी, 7/2 kBT। है क्लियर, पक्का, श्योर। अब यू शुड नो, बिफोर वी गो अहेड, बिफोर वी गो अहेड यू शुड नो समथिंग कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट, या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये एक्चुअली आपका 11th का टॉपिक है, लेकिन हमको स्पेसिफिक हीट ये वापस लगने वाला है, इसलिए मैं पहले वो बताऊंगा। यही है ना टॉपिक अगला, तो यही होगा, है ना। स्पेसिफिक हीट मतलब हीट कैपेसिटी, एक ही बात है। अब थोड़ा अच्छे से सुन लो, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसके 6 टाइप्स है। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, चलो मान लेते हैं मेरे पास एक गैस है। अभी तक मैंने गैस कितना है वो नहीं बताया, मैंने बोला बस गैस है, सर्टन अमाउंट ऑफ गैस। सर्टन अमाउंट मतलब 1 किलो भी हो सकता है, 1 मोल भी हो सकता है। मेरे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है। मान लेते हैं जो गैस है, ये गैस का कुछ टेम्परेचर है, सम टेम्परेचर 27 डिग्री, 28 डिग्री, चलो जो भी मान लो, T1 सम टेम्परेचर। मुझे इस गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से या फिर 1 केल्विन से बढ़ाना है।
क्वेश्चन समझ में आया? हमारे पास सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है, मैंने अभी तक 1 kg या 1 मोल बोला नहीं, बाद में बोलूँगा। मेरे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है, मुझे इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, एक ही बात होता है वो। 1 डिग्री से बढ़ाना मतलब 1 केल्विन से बढ़ाना। क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा। तो जितना भी तुम हीट सप्लाई कर रहे हो उसको बोलते हो स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of certain amount of substance या certain amount of gas, क्योंकि हम लोग kinetic theory of gases पढ़ रहे हैं इसलिए gas is called as specific heat. तो amount of heat supplied या required to raise the temperature of certain amount of gas by how much? By 1 degree. So the amount of heat required to raise the temperature of certain amount of gas, certain amount of gas by how much? By 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as, क्या बोलते हैं इसको? Is known as specific heat या फिर heat capacity, एक ही बात है। is known as specific heat या फिर heat capacity या फिर specific heat capacity, राइट? यहाँ तक क्लियर? तो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना भी हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसको क्या बोल देंगे? स्पेसिफिक हीट। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है ये 2 टाइप का होता है। क्यों 2 टाइप का होता है बता देता हूँ। देखो ऐसा है, मैंने बोला सर्टन अमाउंट, क्या बोला मैंने? सर्टन अमाउंट। मैंने कहीं पे भी बोला क्या 1 मोल ऑफ गैस की 1 किलोग्राम ऑफ गैस? अगर मैं जो मेरे पास गैस था अगर वो 1 मोल हो, कितना हो? 1 मोल, तो डेफिनेशन क्या बनेगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे उसको? मोलार स्पेसिफिक हीट। क्या बोलेंगे उसको? मोलार स्पेसिफिक हीट, क्योंकि 1 मोल था इसलिए मोलार। ओके, अगर मेरे पास 1 मोल नहीं 1 किलोग्राम ऑफ गैस होता, 1 kg ऑफ गैस, उसको मैं बोलता प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्या बोलता उसको मैं? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। डिफाइन कैसे करोगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम, उसको बोलते हैं यूनिट मास। क्या बोलते हैं? यूनिट मास। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय हाउ मच? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अब मोलार स्पेसिफिक हीट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के नोटेशन बुक टू बुक अलग अलग है, लेकिन मैं मोलार के लिए कैपिटल C यूज करने वाला हूँ और प्रिंसिपल के लिए मैं कैपिटल S यूज करने वाला हूँ। तो जहाँ पे भी मैंने कैपिटल S यूज किया मतलब अमाउंट कितना है? 1 kg, और जहाँ पे मैंने C यूज किया क्या है? 1 मोल। क्या है? 1 मोल। अब इसमें भी 2 टाइप है, इसमें भी 2 टाइप है। एक को तुम बोलते हो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक को बोलते हो मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसमें भी 2 टाइप है, मैं बताता हूं एक एक करके। डोंट वरी, इट इज सिंपल। देखो वैसा है, कैसे एक एक वर्ड ऐड होगा। जब हमने सिर्फ सर्टन अमाउंट ऑफ गैस बोला तो वो जनरल स्पेसिफिक हीट हो गया। जब हमने यूनिट मास बोल दिया तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट हो गया। जब हमने 1 मोल बोल दिया तो वो मोलार स्पेसिफिक हीट हो गया। लेकिन अब जब तुम गैस को हीट सप्लाई कर रहे हो और अगर आप वॉल्यूम को फिक्स रख रहे हो, मतलब हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में एक भी मूविंग पार्ट नहीं है, कुछ भी मूव नहीं हो सकता। मूविंग पार्ट मतलब वॉल्स मूविंग नहीं है, और मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूँ। कितना हीट सप्लाई कर रहा हूँ? टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वॉल्यूम क्या रखा मैंने? कांस्टेंट। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना था? 1 मोल। तो उसको बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डिफाइन कैसे करोगे? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट
वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अगर मैं वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट रख रहा हूँ, वॉल्यूम कैन चेंज, तो मैंने एक पिस्टन लगा दिया, ये मूवेबल पिस्टन है, ये मूव हो सकता है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Similar things I can do with 1 kg of gas. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg, मतलब unit mass of gas, by 1 degree Celsius at constant volume is called as principal specific heat at constant volume. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of gas by 1 degree Celsius at constant pressure is known as principal specific heat at constant pressure. समझा यहाँ तक? पक्का? अब ये डेफिनेशंस मैंने रिवाइज क्यों करवाए, तो 11 में हुआ था। जो अगला टॉपिक है ना, मायर्स रिलेशन है क्या? अगला टॉपिक मायर्स रिलेशन, वो मेयर नहीं हो, मायर्स है, मायर्स रिलेशन है ना, उसके लिए तुमको ये सब पता होना चाहिए। ओके, पक्का? तो दैट टू बी कंटिन्यूड टुमारो।